Assalamu alaikum students of class 6. Welcome to the fourth lecture of SST. Students, in the last lecture we started chapter number 21. Islam first reaches the subcontinent, in which we read something about Muhammad bin Qasim, who invaded the subcontinent on the orders of Caliph Walid and in a battle killed Raja Dahir and captured Debul areas and the Sindh and southern Punjab areas, built up an Arab empire over there and brought many good changes in the subcontinent, ruling over Muslims and non-Muslims. Students, today we are going to read the next two pages of this chapter, page number 96 and 97. Learn something about the Ghaznavids, the Ghoris and the Mongols, the dynasties that ruled the subcontinent. Let us pronounce some of the difficult words of these two pages first. ओके स्टूडेंट्स, द फर्स्ट वर्ड इज़ डायनेस्टीज़. डायनेस्टीज़ ख़ानदानों को कहा जाता है जिसमें एक किंग हो या एक जो हेड ऑफ़ द फैमिली हो, उसके बाद डायनेस्टी का जो रूल है वो ट्रांसफ़र होता है उनके बच्चों में, उनकी औलाद में, बड़े बेटे की तरफ जाता है. इनको डायनेस्टीज़ बोलते हैं. इसमें गज़नवीड्स जो हैं वो भी डायनेस्टीज़ हैं. सुब्तगैन इज़ अ रूलर ऑफ़ द गज़नवीद डायनेस्टी. पॉटरी इज़ क्ले या किसी भी चीज़ के इस तरह के बने हुए जो बर्तन होते हैं उनको पॉटरी बोला जाता है. गौरी इज़ अनदर डायनेस्टी. इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, इनके बारे में तो आपने पढ़ा होगा. ये जो है ना गौरी डायनेस्टी के एक रूलर थे. चंगेज़ ख़ान के बाद जी सैवेजरी एंड क्रूअल्टी. सैवेजरी बहुत जुल्म करना, जुल्म सितम करना, वहशियाना तरीके से लोगों को मार देना. क्रूअल्टी जुल्म. इन्वेडेड होता है जी अटैक करना, और सीज़ होता है कब्ज़ा कर लेना या कैप्चर कर लेना किसी चीज़ के ऊपर. Okay students, first look at the pictures of page number 96, the tomb of Mahmud of Ghazni. Then these are coins from Subtagan's region, and then Mahmud marches through Rajputana, that is in India. Then the pictures of page number 97, चंगेज़ ख़ान के बारे में आप लोगों ने बहुत कुछ सुना हुआ होगा. क्रूअल्टी, सैवेजरी इन्हीं के साथ लिंक की जाती है. दैन दिस इज़ कुतुब मीनार भी बहुत फेमस है, बहुत से लोगों ने, बच्चों ने सुना हुआ होता है. इसके बारे में इन्फो बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है. द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार वॉज बिगन बाय कुतुबुद्दीन ऐबक टू सेलिब्रेट हिज विक्ट्री, बट इट वॉज नॉट completed until 2 centuries later. It is situated outside Delhi and is about 80 meters high. तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी विक्ट्री, अपनी जो फ़तह है उसकी खुशी में इसको बनाना शुरू किया था कुतुब मीनार को, लेकिन इनकी डेथ हो गई, इनका रूल ख़त्म हो गया. 2 centuries मीन्स 200 ईयर्स तक इसकी कंस्ट्रक्शन डिलेड रही, कभी होती रही, कभी ख़त्म होती रही, तो इसको बिल्डअप किया गया. दिस इज़ बेसिकली द टॉलेस्ट ब्रिक मीनार इन द वर्ल्ड इवन नाउ. एंड दिस लास्ट पिक्चर इज़ मंगोल्स इन बैटल. मंगोल्स के बेसिकली लीडर का नाम चंगेज़ ख़ान है. मंगोल्स फ्रॉम मंगोलिया. वील रीड अबाउट देम समथिंग. Students, let us start reading page number 96, the Ghaznavids. The Ghaznavids were Muslims whose empire stretched from Central Asia to Afghanistan. Their capital was Ghazni near Kandahar. कंधार आपने लास्ट पेज में जो मैप है हमने देखा था, उसमें कंधार इज़ अ पार्ट ऑफ अफगानिस्तान. द किंग सुब्तगैन 977 से 97 तक इनका रजीम है. मेड मैनी रेड्स थ्रू द खैबर पास इनटू द नॉर्थ वेस्ट and the subcontinent for treasures and slaves, and later added the remaining part of Punjab to his Muslim empire. हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि मोहम्मद बिन कासिम ने अपर पंजाब और सिंध को कॉन्कर करके वहाँ पे अरब एम्पायर क्रिएट कर ली थी. तो गज़नवीड्स ने रिमेनिंग पार्ट ऑफ पंजाब को भी मुस्लिम एम्पायर में ले आए थे, रेड्स करके, अटैक्स करके. His son, known as Mahmud of Ghazni, continued the raids into India for another 30 years. He was very fierce in destroying Hindu temples, but otherwise a fair and just ruler. बहुत इंसाफ पसंद और अच्छे रूलर थे, लेकिन हिंदू टेम्पल्स के लिए बहुत उनके दिल में गुस्सा था, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया करते थे. ही अलाउड नॉन मुस्लिम्स टू फॉलो देयर ओन रिलीजन एज लॉन्ग एज दे पेड द टैक्सेस. उन्होंने कहा जब तक टैक्सेस, जिसको जिजिया बोलते हैं, नॉन मुस्लिम टैक्स जो है वो देते रहेंगे तो आपको सिक्योरिटी भी मिलेगी और आप आराम से अपने रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं.
He let most Hindu officials and army officers keep their jobs. He wanted to make his capital city Ghazni the most beautiful city in the world, and took artists, architects, musicians, writers and scientists from the subcontinent to settle there. सारे सबकॉन्टिनेंट से आर्टिस्ट, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियंस और राइटर्स, साइंटिस्ट को लेके जाके इन्होंने गज़नी में बसाना शुरू कर दिया, ताकि गज़नी को ये मोस्ट ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनाने में कामयाब हो जाएं, जो कि इनकी एम्पायर का कैपिटल था. The great trade route, the Silk Road from China to the west, went across part of Ghaznavid Empire in Central Asia. Silk Road जो थी ये गुजरती थी इनके एम्पायर के बीच में से. The Ghaznavid rulers taxed the merchants traveling along this road, which made them very wealthy. इन यहाँ से जो गुजरने वाले ताजिर थे, जो ट्रैवल के लिए जो ट्रेड के लिए गुजर रहे होते थे यहाँ से सारी कंट्रीज़ के, तो सिल्क रोड पर से, तो ये उनको टैक्स उन्होंने करना शुरू कर दिया. जो इनके अपनी कंट्री के, इनके एम्पायर के अंदर रोड आती थी उस पर इन्होंने टैक्स लगा दिया आने जाने वालों के लिए, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वेल्दी हो गई इनके एम्पायर. दे ऑल्सो ट्रेडेड इन गुड्स देमसेल्व्स. दे बॉट गन पाउडर, टी, पेपर एंड फाइन पॉटरी फ्रॉम चाइना टू सब कॉन्टिनेंट. खुद भी इन्होंने बहुत ट्रेड फ्लरिश करी, बहुत ज़्यादा ट्रेड स्टार्ट हो गई थी सब कॉन्टिनेंट से. ये गन पाउडर, टी, पेपर, फाइन पॉटरी, पॉटरी मैंने आपको बताया था क्ले के बने हुए बर्तन या पॉट्स जो होते हैं, डेकोरेशन पीसेस वगैरह भी आपने देखे होंगे पॉटरी में आ जाते हैं, वो लेकर आते थे सब कॉन्टिनेंट में चाइना से. और कॉटन, शुगर, स्पाइसेस एंड परफ्यूम्स फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट टू चाइना, यहाँ से लेकर जाया करते थे ये सारी चीज़ें. एंड यूरोप. ट्रेड ग्रीव रैपिडली, बहुत तेज़ी से वहाँ तजारत बढ़ने शुरू हो गई थी. व्हेन महमूद डाइड, द गज़नवीद एम्पायर ब्रोक अप इनटू स्मॉलर स्टेट्स, ऑल फाइटिंग फॉर पावर. एज़ यूजुअल जो हमारी सारी डायनेस्टीज़ हैं उनका एंड यही होता है कि जब उनकी बड़ी एम्पायर जो होती है ना, किंग की डेथ के बाद ब्रेकअप होकर छोटी छोटी एम्पायर्स में छोटी छोटी स्टेट्स बन जाती हैं, सारे पावर के लिए लड़ रहे होते हैं. ओके जी. देन केम द गौरीज एंड द सल्तनत ऑफ दिल्ली. The small state of Gaur, in what is now Afghanistan, was ruled by two brothers. One invaded Central Asia, while the other मोहम्मद गौरी इन्वेडेड इंडिया. अब मोहम्मद गौरी ने इंडिया को इन्वेड किया, लेकिन इनके जो दूसरे भाई थे उनका नाम यहाँ पर नहीं है. हिज नेम वॉज गयासुद्दीन गौरी. अंडर हिज ग्रेट जनरल Qutbuddin Aibak, his army swept across northern India, bringing all the areas from Afghanistan to Bengal under his control. ओके जी. इनके बहुत जो है ना अच्छे कुतुबुद्दीन ऐबक इनके जनरल थे, इनकी आर्मी को लीड करते थे मोहम्मद गौरी की, और इन्होंने बहुत सारे एरिया बंगाल का और अफ़गानिस्तान का कंट्रोल में ले आए थे, अपने कब्ज़ा कर लिया था, अपनी एम्पायर में ले आए थे. When Gauri was murdered in 1206, his armies chose Aibak to be the Sultan. ये बिल्कुल रूल के अगेंस्ट चल रही थी. डायनेस्टीज़ जब चलती हैं ना तो हमेशा इसी तरह होता है कि अगर मोहम्मद गौरी की डेथ हुई है तो इनके बड़े बेटे को किंग बनना चाहिए था, लेकिन उनकी आर्मीज़ ने कुतुबुद्दीन ऐबक को चूज़ किया टू बी द नेक्स्ट सुल्तान. He was first Muslim ruler of all northern India, and this was the beginning of Delhi Sultanate. और यहाँ से हमारी दिल्ली की सल्तनत का आगाज़ हुआ. When Aibak died in 1210, he was followed by his son-in-law Iltutmish. इनके बाद इनकी फैमिली में ये जो थी ना किंगशिप और एम्पररशिप चलने शुरू हो गई rather than मोहम्मद गौरी. तो इनके जो सन-इन-लॉ थे, इनके जो दामाद थे, वो बन गए किंग. इनके बाद Iltutmish had many problems defeating states which has seized the opportunity of change of rule to try to become independent. सारी states जो है ना वो इनको accept नहीं कर रही थी to be the next king, to be the next ruler. तो उन्होंने सब ने लड़ना शुरू कर दिया independent होने के लिए. fighting start हो गई, इनको कोई जो है ना वो नहीं कर रहा था obey. Even more serious there were the invasions by Mongols from Central Asia under the dreaded Genghis Khan. सबसे ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम जो इनके लिए थी ना इल्तुतमिश के लिए, वो चंगेज़ खान के अटैक्स थे. मंगोल्स के लीडर थे ये, और इन्होंने सेंट्रल एशिया में शदीद किस्म के अटैक्स करने शुरू कर दिए थे. सैवेजरी और क्रूअल्टी तो इनकी वैसे ही बहुत मशहूर है चंगेज़ खान की.
Okay, students, coming to the Mongols. The Mongols were the tribes who originally came from Mongolia. अब इनका जो बेस एरिया है ना वो मंगोलिया है, जहाँ से ये ओरिजिनेट हुए हैं और निकले हैं मंगोल्स. बट हु ट्रैवल्ड अक्रॉस द ग्रेट प्लेन्स ऑफ सेंट्रल एशिया विद देयर एनिमल्स. ये अपने हर्ड्स के साथ सारे चला करते थे, अपने चीज़ों को लेके ट्राइब्स पूरे पूरे मूव किया करते थे मंगोल्स के. और जिस तरह हम लोगों ने अरब्स का पढ़ा था कि वो नॉमैड्स थे, उसी तरह ये मंगोल्स भी मूव किया करते थे. दे वर फियर्स वॉरियर्स एंड फॉट बिटरली अमंग देमसेल्व्स. वो आपस में भी बहुत बुरी तरह से लड़ा करते थे, बहुत गुस्सैल और लड़ाका किस्म के वॉरियर्स टाइप के थे ये सारे. चिंगेज, अ लीडर ऑफ वन ऑफ द ट्राइब, फोर्स द मंगोल पीपल टू यूनाइट इन वन पावरफुल फोर्स. चंगेज़ खान ने इन सबको समझाया कि आप सब आपस में लड़ने के बजाय एक पावरफुल फोर्स बन सकते हैं अगर आप आपस में यूनाइट हो जाएं. इन 1207 दे अटैक द सेटल्ड कंट्रीज ऑल अराउंड देम विद टेरिबल savagery and cruelty, seizing an empire stretching from China to sea to Russia. रशिया तक, चाइना से लेकर रशियन सी तक इन्होंने एक एम्पायर कब्ज़ा कर लिया, उस पर उसको कैप्चर कर लिया और वहाँ पर अपनी एक एम्पायर बिल्डअप कर ली थी सारी लड़ाइयों और इन्वेजन्स के बाद. In 1221 they invaded India, but after a battle against Iltutmish's army, which neither side really won, they went back to Central Asia. अच्छा जी, इन्होंने फिर इन्वेड किया इंडिया को, अटैक किया, बैटल हुई इल्तुतमिश की आर्मी के साथ. इनकी आर्मी भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी इल्तुतमिश की, ये भी अच्छे जनरल थे. तो इनके दोनों साइड में से कोई भी नहीं जीता, न्यूट्रल हो गई वॉर. दोनों साइड से बहुत नुकसान हुआ, सबके लोग मरे. बहुत ज़्यादा नुकसान के बाद इन्होंने मंगोल्स ने डिसाइड किया कि हम वापस चले जाते हैं सेंट्रल एशिया जहाँ से ये आए थे. ये सारे मंगोल्स वापस रिटर्न कर गए. मैनी ईयर्स लेटर दीज मंगोल्स वर टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज मंगोल्स as Mughals, which is the Persian version of their name. जी, सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल मुग़ल्स का है. हम सबको मालूम है, हमारी मुस्लिम हिस्ट्री का बहुत मेजर पार्ट है जो मुग़ल्स के रूल के साथ चलता है. तो उसके जो मंगोल्स जो हैं, इनका पर्शियन वर्जन जो है वो मुग़ल्स हैं. मंगोल्स बाद में चंगेज़ ख़ान की जो सारी थी फोर्सेस वगैरह, सारे मंगोल्स जो थे जो सेंट्रल एशिया में वापस चले गए थे, बाद में ये मुग़ल्स बन के और उन्होंने सब कॉन्टिनेंट पे बहुत अरसे तक रूल किया. ओके स्टूडेंट्स, जो दो मेन डायनेस्टीज़ आज हमने जिनके बारे में स्टडी किया है, गज़नवीज़ जिनके लीडर थे सुब्तगैन, और फिर महमूद ऑफ गज़नी इनके बेटे थे जिन्होंने सिल्क रोड को इस कदर डेवलप किया और फिर उसके बाद गज़नी को ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनाने की कोशिश करी. बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए सब कॉन्टिनेंट में. फिर गौरीज़ आ जाते हैं जिनमें दो बेटे थे, गौरी, मोहम्मद गौरी और गयासुद्दीन गौरी. तो इन्होंने, मोहम्मद गौरी ने इंडिया को इन्वेड किया और गयासुद्दीन ने सेंट्रल एशिया को रूल किया. गयासुद्दीन की डेथ के बाद, मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, इनके जनरल जो थे वो लीडर बन गए थे, और इनके बाद इनके सन इन लॉ इल्तुतमिश बन गए थे लीडर ऑफ द एम्पायर ऑफ सब कॉन्टिनेंट. Okay students, this is the end of our lecture. Your home assignment is question number 2. What do you think was the who do you think was the most influential ruler of Ghaznavid dynasty? Give your reasons. ओके जी, इसमें आपने गज़नवी डायनेस्टी के जो रूलर्स पढ़े हैं उसमें से हमने एक ही पढ़े हैं रूलर, जिसमें महमूद ऑफ गज़नी है. हमने इनके बारे में भी, सुब्तगैन के बारे में पढ़ा, बट इतनी कोई डिटेल्स में नहीं है. तो महमूद ऑफ गज़नी के बारे में आप लिखेंगे और इन्होंने जितनी चेंजेस लेकर आए हैं, सिल्क रोड, और फिर जो गज़नी को अपना ब्यूटीफुल सिटी ऑफ द वर्ल्ड बनाने की कोशिश करी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो इम्प्रूव हुई सब कॉन्टिनेंट में, और इन्होंने टैक्स लगाए और लोगों को अपना रिलीजन फॉलो करने दिया, नॉन मुस्लिम्स को. ये सारे पॉइंट्स में आप देंगे आंसर. ओके स्टूडेंट्स, दैट इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर. अल्लाह हाफ़िज़.